सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 27 तक हम इस चैप्टर में जाएंगे। बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर कौन कौन से हेड की इनकम सीखेंगे हम? सबसे पहले सीखते आप सैलरी। सर ये तो नहीं सीखा, सीखेंगे। हाउस प्रॉपर्टी सीखेंगे, पीजीबीपी सीखेंगे और कैप गेन्स सीखेंगे और सीखेंगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर सैलरी क्यों नहीं बता रहे? भाई सैलरी आती है सेक्शन 15 to 17 में। अभी हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शन 22 to 227 तक, क्योंकि सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर है। ध्यान रखना, सैलरी अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो ये काफ़ी लेक्चर्स हमारे ले जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हाउस प्रॉपर्टी को स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा चैप्टर है, कम समय में हो जाएगा और 15 नंबर हमें ये ला करके देगा आराम से। 15 नंबर के हमारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। न्यूमेरिकल लगना ही लगना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और 15 मार्क्स कैरी करना है छोटे से चैप्टर से, तो क्यों ना पहले इसे कर लेते हैं। बस इसलिए, बाकी कोई रीज़न नहीं है कि जी हम हाउस प्रॉपर्टी पहले क्यों पढ़ रहे हैं। बस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सैलरी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। हाउस प्रॉपर्टी के बाद हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। फिलहाल बात करते हैं हम किसकी, हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर कैसे टैक्स लगेगा? मैंने कहा कि ये मेरे पास में कोई हाउस है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये घर मेरा गांव में हो, बात समझना, विलेज में हो, सिटी में हो या कहीं भी हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके पास में क्या हो, हाउस प्रॉपर्टी हो। आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करा हुआ हो। लेट आउट का मतलब क्या होता है सर? किराए पर दिया हुआ हो। बात समझना, आपने उस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ हो। लेट आउट का मतलब किराए पर देना, किराए पर दिया हुआ हो, ठीक है। और इस लेट आउट की जो इनकम आ रही होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंटल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंटल इनकम बोलते हैं। इस इनकम पर गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स दो। बस ये होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। यानी कि हम देखेंगे कि हमारी रेंटल इनकम कितनी आ रही है, उस इनकम पर हमें टैक्स देना होता है। लेकिन क्या हम सर यहाँ टैक्स कंप्यूट करेंगे? नहीं, हम तो यहाँ टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करते हैं ना, सिर्फ टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करते हैं। इनकम आने के बाद में हमें देखना पड़ेगा वो इंडिविजुअल की लायबिलिटी पर कैसे टैक्स लगाया जाता है। वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी हुई हैं कि स्लैब रेट ये होता है, 2.5 लाख तक ही है, 3 लाख तक ही है, इतनी परसेंटेज से टैक्स लगाया जाता है, रिबेट दी जाती है, रिलीफ है, एडवांस सैलरी जोड़ो, ये करो वो करो, वो सब बाद का चक्कर है, अभी नहीं, ठीक है। हालांकि वो उसका हिंट मैं आपको दे चुका हूँ। हमें समझना है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी के पास में जब भी हम बात जिक्र क्या करेंगे तो हमें दो तरीके के हाउस प्रॉपर्टी मिलेंगे। पहला लेट आउट, ये तो हो गया पहला लेट आउट। सर दूसरा कौन सा? एक बात सोचो, ज़रूरी थोड़ी है मैंने अपने मकान को किसी को किराए पर ही दे रखा हो सकता है वो मकान मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड मैंने उस मकान को कर रखा हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? स्वयं के रहने के लिए, स्वयं रहने के लिए, स्वयं रहने के लिए मैंने उसे प्रयोग करा हुआ हो, उसे बोलते हैं हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब इस केस में तो सर रेंट हमें मिलता नहीं है, इनकम हमारी होती नहीं है। ना हो कोई बात नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। सर इस पर कैसे टैक्स देंगे देखेंगे ना, अभी परेशान मत हो। फिलहाल बस ये बात समझो, प्रॉपर्टी कौन सी होंगी इसमें, या तो जो हमने लेट आउट कर रखी होगी, लेट आउट प्रॉपर्टी होगी। लेट आउट का मतलब जो हमने किराए पर दी हुई हो। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने खुद के यूज़ के लिए रखी हुई हो, उसे बोलेंगे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दोनों के इनकम निकालने के लिए टैक्स, दोनों के इनकम निकालने के लिए जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। ज़्यादा नहीं है मतलब फ़र्क, लेकिन अलग अलग है, हमको अलग अलग सीखने हैं, वो हम देखेंगे। एक नोट जरूर डाल लें आप। नोट क्या डाल लें सर? नोट डालो कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना घर, ये जो घर है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, अपने बिजनेस के लिए यूज करा हुआ है, अपने बिजनेस के लिए यूज करा हुआ है, तो फिर वो इस चैप्टर में आएगा ही नहीं। ये जो बिजनेस करा हुआ है, इस मकान में इसकी इनकम टैक्सेबल होगी
पीजीबीपी वाले चैप्टर में, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। बात समझना, अगर मैंने अपने घर को यूज़ किया हुआ है, मैं प्रयोग में ला रहा हूँ उसे किसके लिए, अपने खुद के बिजनेस के लिए, तो वो इनकम मेरी कहाँ पर जाकर के टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी वाले चैप्टर में टैक्सेबल होगी, नॉट इन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सही है सर। चलो इसमें हमें देखना क्या है, हमें देखना है इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे सेक्शन 22, जो कि है आपका किसका, चार्जिंग सेक्शन, जो कि है आपका चार्जिंग सेक्शन। हर एक चैप्टर का, हर एक हेड का अपना एक अलग चार्जिंग सेक्शन होता है, या जिसे आप बेसिस ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको बेसिस ऑफ चार्ज जो है या चार्जिंग सेक्शन ये बताएगा कि इस इनकम पर किस तरीके की इनकम पर टैक्स लगता है, इस चैप्टर में किस तरीके की इनकम पर टैक्स लगता है, वो आपको क्लियर करता है चार्जिंग सेक्शन। हर एक हेड का, हर एक चैप्टर का अपना एक अलग चार्जिंग सेक्शन होगा, ठीक है। हम सैलरी पढ़ेंगे, सैलरी में मैं बात करूं तो उसका अलग चार्जिंग सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बेसिस ऑफ चार्ज जो होता है हमारा सेक्शन 15 में, सेक्शन 15 हम पढ़ेंगे सैलरी वाले चैप्टर में। अभी हाउस प्रॉपर्टी तो सेक्शन 22 में चार्जिंग सेक्शन की बात करते हैं, और उसमें डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या है वो आपके सामने लिख दी जाएगी यहाँ पर। हाँ, फिर क्लियर कराते हैं आपको कि क्या मतलब है, कौन सी इनकम पर हमें टैक्स देना होगा, या कौन सी इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत। चलिए मैंने डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। क्या कह रही है डेफिनेशन, देखते हैं जरा। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, द एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, द एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटिनेंट देयर टू ऑफ विच, जिसका assessee is the owner shall be charged to tax under the head income from house property। सर क्या मतलब है, डेफिनेशन तो पूरी पढ़ ली। एनुअल वैल्यू किसकी, एक प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होगी, यानी कि वार्षिक जो उसका मूल्य होगा, वार्षिक जो उसका मूल्य होगा। कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग का मतलब जुड़ी हुई, कंप्राइजिंग का मतलब जुड़ी हुई, उनसे लगी हुई क्या, एनी बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग, या लैंड, देख रहे हो और लैंड आ रही है, मतलब क्या है, आपका ये कोई मकान है, मान लेते हैं आपका ये कोई मकान है, उससे जुड़ी हुई आपकी कोई अनदर बिल्डिंग है, या उससे जुड़ी हुई आपकी कोई लैंड है। लैंड से जुड़ा हुआ मकान नहीं, मकान से जुड़ी हुई ज़मीन, ध्यान रखना, ज़मीन से जुड़ा हुआ मकान नहीं, मकान से जुड़ी हुई ज़मीन अगर आपकी कोई है, अपरटिनेंट देयर टू का मतलब जुड़ी हुई है, ऑफ विच, जिसका असेसी इज द ओनर, असेसी मतलब करदाता, करदाता क्या है, उसका ओनर होना चाहिए। शैल बी चार्जेड टू टैक्स, टैक्स लगेगा, टैक्स के लिए चार्ज करी जाएगी, किस चैप्टर में, अंडर द हेड, किस हेड में, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि IHP। इतनी बात समझ में आई, ये सीधी सी डेफिनेशन छोटी सी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करती चली जाएगी। क्या क्या पॉइंट क्लियर करेगी, सबसे पहले हमें निकालनी होगी एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसे आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें फिर तिकड़मबाजी होने वाली है यहाँ पर थोड़ी सी। चलिए एनुअल वैल्यू निकालेंगे हम, सबसे पहले हमें एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एनुअल वैल्यू सर कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे सेक्शन 23 में। एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम सेक्शन 23 में, देखेंगे हम कि एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी की जो उनसे कंप्राइजिंग यानी बिल्डिंग, उनसे कोई बिल्डिंग लगी हुई है, उस पर भी हम टैक्स देने के लिए लाइबल बनते हैं, अगर हमने कुछ इनकम उससे कमाई है। तो इनकम कौन सी सर, रेंट वाली इनकम, ठीक है। अपरटेनेंट देयर टू विच असेसी इज द ओनर, ओनर होना चाहिए वो किसका, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी तुम्हारी होनी चाहिए, टेनेंट की नहीं होनी चाहिए। टेनेंट तो क्या है, वो तो टेनेंट है, यानी कि वो किराएदार है। शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सीधी सी बात, इसमें एक छोटी सी बात और बढ़ा लेते हैं आगे, छोटी सी बात और बढ़ा लेते हैं इसमें आगे। आफ्टर गिविंग डिडक्शन, आफ्टर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, बस सर ये 24 क्या है, 24 ना जो सेक्शन है इस चैप्टर का डिडक्शन का सेक्शन है। डिडक्शन यानी कटौतियाँ, यानी कि जो छूट हमें मिल जाती हैं उसकी बात हम करेंगे। सेक्शन 22 में क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 23 में क्या है, एनुअल वैल्यू को बताएगा। सेक्शन 24 में क्या बताएगा, वो बताएगा आपकी डिडक्शंस को। 5, 6 और 7 यानी कि 25, 26, 27 हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए पॉइंट आता है एनुअल वैल्यू का, कि हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू, के एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। उन्होंने यहाँ पर बोला है, इस वाली चीज़ का मतलब ये है कि डिडक्शन देने के बाद में वो टैक्सेबल हो जाएगी, कहाँ, किस चैप्टर में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, यानी कि इस वाले हेड में उस पर टैक्स लगेगा। हम यहाँ पर दो तरीके की
प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो हमने लेट आउट कर रखी हो, लेट आउट कर रखी हो। दूसरी जो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्या हो दूसरी हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट का मतलब क्या है सर? लेट आउट का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने किराए पर दे रखी हो, उसका इनकम कैसे निकालेंगे, उस पर टैक्स कैसे लगेगा, उसकी बात करेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड करी हो, यानी कि हमारे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही हो, हम खुद रहते हो उसमें, उस पर हम इनकम कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो लेट आउट के लिए जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। बढ़ते हैं आगे। एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, इसे हम हटा देते हैं। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, नहीं करा है तो आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। सेक्शन 23 किस चीज़ का है सर? एनुअल वैल्यू का। एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमें इस सेक्शन में समझना होगा। देखो सुनो, एनुअल वैल्यू के लिए कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? मान लो मेरा कोई मकान, सर बार बार झोपड़ी बना देते हैं, सुनो ना भाई। मैंने रेंट रिसीव करा, मुझे रेंट मिला 2000 रुपये पर मंथ। गवर्नमेंट से कहा मैंने मेरे 24,000 पर टैक्स ले लो। 24,000 यानी 12 दूनी 24, मेरे सालाना कितना मुझे इंटरेस्ट सॉरी रेंट मिला 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, एक साल का मुझे रेंट मिला 24,000 रुपये। मैंने कहा गवर्नमेंट से 24,000 रुपये पर टैक्स ले लो। गवर्नमेंट मान जाएगी क्या? सोचो ना। हाँ सर मानेगी, क्योंकि हम बता रहे हैं उसे। तुम्हारे बताने से क्या होता है? तुम तो अपनी इनकम को कल को ये भी कह दोगे भाई 1,000 रुपये मेरा रेंट मिल रहा है मुझे। सोचो ना। तो गवर्नमेंट सिर्फ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, गवर्नमेंट ने कुछ फैक्टर्स बनाए हुए हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस पर वो क्या करती है, एनुअल वैल्यू की कंपटीशन करती है। सर कौन से फैक्टर्स? अभी बात करते हैं। ये है कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है। पहला सबसे बड़ा फैक्टर लोकेशन क्या है, यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू का पता लगेगा हमें इस चीज़ से। म्युनिसिपल वैल्यू यानी कि स्थानीय जो उसकी जगह की कीमत है वो क्या है। स्थानीय यानी कि आसपास की लोकेलिटी, वो कैसी लोकेलिटी है। हो सकता है मेरठ के किसी बैकवर्ड इलाके में वो प्रॉपर्टी हो आपकी, मेरठ के किसी अच्छे इलाके में वो प्रॉपर्टी हो आपकी, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। दिल्ली में हो वो प्रॉपर्टी आपकी, वहाँ का रेंट कुछ अलग होगा। किसी गाँव में हो आपकी प्रॉपर्टी, वहाँ का रेंट कुछ अलग होगा। बात समझना थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए हम जो हमारे पास डाटा है सिर्फ उससे नहीं, गवर्नमेंट ने क्या सेट करा हुआ है या इनकम टैक्स में क्या सेट है वो हमें देखना होगा। कितने फैक्टर्स हैं सर? ऐसे 4 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं बेटा? 4 फैक्टर्स हैं ऐसे। पहला फैक्टर क्या आता है? म्युनिसिपल वैल्यू का आता है, म्युनिसिपल वैल्यू का आता है। दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास में फेयर रेंट का। तीसरा फैक्टर होता है स्टैंडर्ड रेंट का। और चौथा हमारे पास में, यानी कि फोर्थ हमारे पास में जो फैक्टर होता है एक्चुअल रेंट का होता है। इन सब को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से तुलना करेंगे इनकी, तब हम निकालेंगे एनुअल वैल्यू। ध्यान देना सर, कंपेयर कैसे करेंगे? पहले एक एक चीज़ का मतलब समझ लेते हैं, ये है क्या। म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब नगर पालिका मूल्य। नगर पालिका मूल्य, उसका जो नगर पालिका मूल्य है वो कितना है, ये हमें देखना होता है पहले, ठीक है। क्या सर बहुत बड़े पॉइंट्स हैं? बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, एक बार में आपके सब क्लियर हो जाएंगे। नगर पालिका मूल्य का मतलब होता है आसपास की जो लोकेलिटी होती है उसकी जो मूल्य है वो नगर पालिका के अकॉर्डिंग सेट करी हुई होती है, म्यूनसिपालिटी के अकॉर्डिंग वो सेट करी हुई होती है। तो नगर पालिका मूल्य उसका क्या है? फेयर रेंट का मतलब होता है उचित किराया। फेयर रेंट का मतलब होता है उचित किराया हिंदी में, यानी कि आसपास के लोग ऐसी प्रॉपर्टी पर क्या रेंट वसूलते हैं। मैंने कहा मेरी ना कोई दुकान है, मैं मालिक हूँ, लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने क्या करा, किसी टेनेंट को, किसी किराएदार को 5,000 रुपये पर मंथ पर अपनी दुकान दे दी, किराए पर मैंने दुकान दे दी। बराबर वाला जो बंदा है कोई, उसने भी दुकान दी हुई है अपनी, मात्र 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 1,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। यानी कि उचित किराया क्या होना चाहिए? आसपास की लोकेलिटी में जो लैंडलॉर्ड रिसीव कर रहे होंगे टेनेंट से, किराएदार से,
उसे हम उचित किराया बोलते हैं। फेयर रेंट का मतलब आसपास में चल क्या रहा है भाई, ये देख लो बस, वहाँ इतना है तो यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मेरठ की आप लैंडलॉर्ड मेरठ के हापुड़ पे आप कंपेरिजन कर रहे हैं, दिल्ली आप कंपेरिजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसपास की लोकेलिटी के लिए देखो फेयर रेंट वहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। उचित किराया होना क्या चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है अधिक से अधिक किराया, ठीक है, अधिकाधिक किराया, अधिक किराया मैं लिख रहा हूँ बस इसे, हिंदी में वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन जो है अधिक से अधिक किराया, यानी कि अधिकाधिक किराया होता है। मैक्सिमम रेंट क्या हो सकता है भाई साहब, वो होता है आपका स्टैंडर्ड रेंट। मैक्सिमम रेंट इस जगह का बस इतना हो सकता है, मैक्सिमम रेंट इस जगह का इतना हो सकता है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब होता है वास्तविक किराया जो हमें प्राप्त होता है, वास्तविक किराया जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्चुअल रेंट का मतलब जो हमें प्राप्त हुआ है, हो सकता है कि 12 महीने में से 11 महीने का हमें रेंट रिसीव हुआ हो, ज़रूरी नहीं है ना कि 12 महीने का ही रिसीव हुआ हो सकता है वो 10 महीने का रिसीव हुआ हो। तो एक्चुअल रेंट हो सकता है एनुअल वैल्यू एनुअली ना रिसीव हो करके मंथली में कुछ मंथ्स का रह गया हो, पेंडिंग रह गया हो, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पर। इन्हें हम शॉर्ट में किस नाम से जाना करेंगे, जरा सुन लो। म्युनिसिपल वैल्यू को एमवी के नाम से, फेयर रेंट को एफआर के नाम से, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट को एसआर के नाम से, और एक्चुअल रेंट को एआर के नाम से। इन्हें हम इन नामों से जाना करेंगे। एक चीज़ को और ध्यान रखें कि ये भी पर एनम होगा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट भी आपका पर एनम होगा कि आसपास का उचित किराया क्या है भैया, सालाना, ये बता दो। स्टैंडर्ड रेंट भी आपका पर एनम होगा, स्टैंडर्ड रेंट भी आपका पर एनम होगा, लेकिन ये जो होगा ये 12 महीने का हो सकता है एक्चुअल रेंट, ठीक है, 10 महीने का हो सकता है आपका, 8 महीने का हो सकता है आपका, वो डिपेंड करता है कि आपके किराएदार ने आपको कितने महीने का रेंट दिया है, 8 मंथ का हो सकता है एक्सेट्रास, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा कि वो सालाना नहीं हो सकता, आपका टेनेंट अच्छा है, बोनाफाइड है, ईमानदार है, आपको 12 महीने का रेंट दिया है उसने, 12 महीने के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। बट हो सकता है कि आपका टेनेंट कहीं चला गया है, आपको रेंट रिसीव नहीं हो पाया है, या मकान छोड़ करके या खाली करके भाग गया है, आपका किराया उसने नहीं दिया है। ऐसी भी कुछ सिचुएशंस आती हैं, हम उनमें देखेंगे कि एनुअल वैल्यू का कंपैरिजन या एनुअल वैल्यू की कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। इतना नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देख लेंगे हम लोग। सर एनुअल वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं हम लोग, एनुअल वैल्यू से ही तो टैक्स निकलेगा, आई मीन इनकम निकलेगी। सर फॉर्मेट ना कर लें पहले, हाँ फॉर्मेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट कर लेते हैं। अभी इसमें एनुअल वैल्यू की बात करते हैं फिर बाद में। एनुअल वैल्यू के लिए 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, फिर उस एक एक वर्ड को सीखते हुए चले जाएंगे, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ये वाला आपका तरीका भी सही है। सर तरीके तो सब आपके ही हैं, सुनो। computation of income from हाउस प्रॉपर्टी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, लेट आउट वाली प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो लेट आउट हो उसकी वैल्यूशन कैसे होती है, उसका जिक्र हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वैल्यूशन कैसे होती है उसका जिक्र हम लोग यहाँ पर अब कर रहे हैं। सुनो, सबसे पहले हम रखते हैं इसमें ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या रखते हैं इसमें, ग्रोस एनुअल वैल्यू। सर ये क्या होती है, बताएंगे। एनुअल वैल्यू से ही निकल करके आती है हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू। सर क्या होती है, ये जो एनुअल वैल्यू है ये ग्रोस एनुअल वैल्यू ही है, कैसे निकलेगी वो हम सीखेंगे, ठीक है। उसमें से हम बेटा लेस कर देते हैं, ध्यान रखना, लेस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। क्या माइनस करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स, या हम इसे बोलते हैं लोकल टैक्स। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ और लेस होगी, क्या होगी, अनरियलाइज्ड रेंट जो अप्राप्य किराया है, यानी कि आपको मिला नहीं है, जो आपको नहीं मिला गवर्नमेंट को बताओगे नहीं क्या। मान लो गवर्नमेंट ने क्या कहा, 2000 रुपये पर मंथ रेंट मिलता है, 12 महीने का मिला होगा,
24,000 रुपये रिसीव कराए क्या तूने? नहीं। आप कहोगे नहीं मालिक 1 महीने का नहीं मिला, तो कितने महीने का मिला? 11 महीने का, यानी कि एक्चुअल रेंट कितना हुआ? 22,000 रुपये। हटा दो अनरियलाइज रेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? एक्चुअल रेंट डजंट इंक्लूड अनरियलाइज रेंट। क्या कह दिया सर? सुनो, एक्चुअल रेंट में अनरियलाइज रेंट की अमाउंट कभी नहीं आती। एक्चुअल रेंट वो रेंट होता है जो वास्तविकता में मिल गया हो, जो वास्तव में इन एक्चुअल मिल गया हो, उसी तो हम एक्चुअल रेंट बोलेंगे। अनरियलाइज रेंट वहाँ नहीं जाता, अनरियलाइज रेंट उसमें है ही नहीं। अनरियलाइज रेंट क्या है उसके लिए हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी हमारे पास, ठीक है, वो उसमें से माइनस कर देंगे अपना म्यूनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट। दो चीज़ें हम यहाँ से माइनस करने के बाद पहुँच जाते हैं नेट एनुअल वैल्यू पर। किस पर पहुँच जाते हैं? क्या लिख रहा हूँ मैं इसे फुल फॉर्म में? नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू पर पहुँच जाते हैं, यहाँ जो आएगी आपकी, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू पर हम पहुँच जाते हैं। ये जो साइन लगाया है इसके लिए लगाया हुआ है, कुछ और मत समझ लेना। नेट एनुअल वैल्यू पर पहुंच गए, लेस करते हैं, डिडक्शन देते हैं। फिर क्या देते हैं? डिडक्शंस देते हैं अंडर सेक्शन 24। ध्यान रखना, अंडर सेक्शन 24 देते हैं डिडक्शन। ये जो सेक्शन है डिडक्शन का सेक्शन है इस चैप्टर में। तो पहली डिडक्शन क्या है? पहली डिडक्शन है 24A में और दूसरी डिडक्शन है 24B में। बस ये दो डिडक्शन लेस करने के बाद आपका आंसर आ जाता है। बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है ये। पहली डिडक्शन क्या है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन है। पहली कौन सी डिडक्शन है? स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? 30% ऑफ NAV होता है। ये क्यों दी जाती है सर? अभी बताएंगे। 30% ऑफ NAV जो निकल करके आएगा वो हम उसकी डिडक्शन दे देंगे। NAV मान लेते हैं आपका आया 1 लाख रुपए, मान लेते हैं ऊपर से कैलकुलेशन करके मान लेते हैं NAV आया हमारा 1 लाख रुपए। उसका सीधा 30% आप माइनस करके 30,000 रुपये माइनस करके आप निकाल देंगे 70,000। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, जस्ट एन एग्जांपल है बस। ये 30,000 रुपये माइनस करके हम 70,000 निकाल देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन तो उसे भी हम माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर इसकी डिडक्शन कब मिलेगी? देखेंगे, अभी तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करा 5,000, तो आपकी ये जो आ जाती है, ये आ जाती है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बात ख़त्म। ऐसे निकालते हैं हम इनकम। अगर मैं इसकी बात करूं 35,000 माइनस करके 65,000 रुपीज़ आ जाएगी आपकी इनकम। मैंने ऊपर की अमाउंट क्यों नहीं फिल करी? क्योंकि उसे निकालने के लिए अभी आपको कुछ फैक्टर्स से गुजरना होगा, कुछ टॉपिक्स से गुजरना होगा, तब जाकर वो समझ में आएगा। यहाँ तो सीधा सीधा करना है डिडक्शन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मान लिया हमने, हालांकि इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलता है, कब दिया जाता है, क्यों होता है, सब कुछ हम सीखेंगे धीरे धीरे। 30% ऑफ NAV तो मुझे दिखाना ही था, आपको डायरेक्ट दिखा दिया मैंने। ये किस लिए दिया जाता है सर? खर्चों के लिए दिया जाता है, अभी आगे बात करेंगे। माइनस करा 65,000 रुपीज़ मेरी इनकम मैंने यहाँ पर निकाल दी। क्या सर इनकम ही आएगी, लॉस नहीं आएगा? हाँ आ सकता है, सही क्वेश्चन है। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा हो कि सर क्या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ही आती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लॉस भी आ सकता है।